नमस्कार दोस्तों आज हम सभी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे चर्चा करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण का। इससे संबंधित प्रश्न आपके यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, लेखपाल एग्जाम, आरओ मेंस, यूपीएसआई, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये चर्चा में क्यों था इस पर बात करते हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक अधिसूचना की क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, इसलिए चर्चा में था। नेक्स्ट इसके एनजीटी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसे लाया गया। यह एक वैधानिक और विशेषज्ञ न्यायिक निकाय है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो यह पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान करता है। इसके सिद्धांत की बात करें, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसका, तो यह कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधानों से बाध्य नहीं है, इससे अर्थात वो फोर्सेबल नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों अर्थात प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट अगर इसके समय सीमा की बात करें तो मामलों और अपीलों का निपटारा दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अनिवार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनजीटी की जो पीठें हैं, जितनी बेंचेस हैं एनजीटी के, उसके बारे में बात करें तो इसका जो प्रधान पीठ है अर्थात प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है आपका। अन्य क्षेत्रीय पीठ जो भी रीजनल बेंचेस हैं उसके बारे में बात करें तो एनजीटी का जो रीजनल है ये भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। ये आपका मैप से बताया गया है कि जो प्रधान है वो नई दिल्ली, फिर पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में है। घटना के बारे में कंपोजिशन ऑफ बेंचेस, एनजीटी के बेंचों में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक पर्यावरण विशेषज्ञ होना चाहिए। सदस्यों की संख्या की बात करें तो कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य तथा कम से कम और अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। इनकी योग्यताओं पर अगर चर्चा करें, इसका एक अध्यक्ष जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। न्यायिक सदस्य की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है या हाईकोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, वो नियुक्त करता है। विशेषज्ञ सदस्यों की बात करें तो पर्यावरण संबंधी मामलों में कम से कम 15 साल का अनुभव उसे होना चाहिए, साथ में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए या डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एनजीटी के क्षेत्राधिकार की बात करें तो एनजीटी इन 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। पहला है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 का, ये इंपॉर्टेंट है सेस एक्ट। तीसरा है दी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का। चौथा है दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का। पांचवा है आपका दी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। छठा नंबर है दी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। सातवां है दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये इन 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलप्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एनजीटी के दायरे के बाहर है। ये दोनों एक्ट जो है एनजीटी के जो है जुरिस्डिक्शन से बाहर है, इन पे कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनजीटी की शक्तियां और अपील प्रक्रिया के बारे में। एनजीटी के पास पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने के आदेश देने की शक्ति है। यह प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति और मुआवजा प्रदान कर सकता है। एनजीटी के आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती, सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अपील जो है आदेश पारित होने के 90 दिन के भीतर की जानी चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं एनजीटी का निर्णय आदेश अपील की समय सीमा फिर 90 दिन रहेगी और केवल सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपील जो है आदेश पारित होने के 90 दिन के भीतर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एनजीटी द्वारा प्रयुक्त सिद्धांत, प्रिंसिपल यूज्ड बाय एनजीटी। इसमें क्या है, सतत विकास अर्थात विकास ऐसा हो जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे, यह आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। सक्रियता सिद्धांत की बात करें, प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, किसी भी गतिविधि से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के बारे में वैज्ञानिक अनिश्चितता का उपयोग उसे रोकने के लिए एक बहाने के रूप में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदूषक भुगतान सिद्धांत अर्थात पॉल्यूटर पैच प्रिंसिपल, जो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है उसे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। इन तीनों सिद्धांत पे एनजीटी कार्य करता है। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। अब आते हैं महत्व। तो एनजीटी के महत्व की बात करें, विशेषज्ञ निकाय इसमें पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करता है जिसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं। न्यायपालिका का भार कम करना, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पर्यावरण संबंधी मुकदमों का बोझ भी कम होता है। इसमें इसमें त्वरित न्याय अर्थात 6 महीने की समय सीमा के साथ मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित भी करता है। अगर लागत प्रभावी की बात करें, यह पारंपरिक अदालतों की तुलना में कम खर्चीला और अधिक सुलभ है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण लोकतंत्र को मजबूती की दिशा में देखें तो इससे पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सामने चुनौतियों की बात करें तो निर्णयों का क्रियान्वयन, एनजीटी के कई फैसलों को लागू करने में राज्य की एजेंसियों द्वारा देरी या अनिच्छा की जाती है। सीमित क्षेत्राधिकार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जैसे महत्वपूर्ण कानून इसके दायरे से बाहर। आर्थिक बनाम पर्यावरण, इसके फैसले को अक्सर आर्थिक बनाम में बाधा के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट
रिक्तियां और नियुक्तियों में देरी, सदस्यों की कमी, जैसा कि हालिया घटना में देखा गया है, इसके कामकाज को प्रभावित करती है। क्षेत्रीय पीठों का अभाव जो है, केवल 5 पीठों के साथ देश के कई हिस्सों में इसकी पहुंच अभी भी दूर है। नेक्स्ट, आगे की राह पे बात करें तो एनजीटी के निर्णय के गैर अनुपालन के लिए अवमानना की शक्ति को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध करना, सदस्यों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया बनाना, एनजीटी के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जैसे कानूनों को शामिल करने पर विचार करना होगा। नेक्स्ट, दूर दराज के क्षेत्रों में न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्रीय पीठों की स्थापना भी करनी होगी। एनजीटी के कामकाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना होगा। अब आते हैं इसको अगर एक नज़र में देखें तो आपको बता दें एनजीटी की स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा हुई थी। यह एक स्टेचुरी बॉडी है। इसकी संरचना की बात करें तो एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल से होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर इसमें हो सकते हैं। इसके क्षेत्राधिकार की बात कर चुके हैं अभी। वाटर एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल लायबिलिटी एक्ट 2002 इसके क्षेत्राधिकार में है। इनकी शक्तियों पर चर्चा हुई है तो नेचुरल जस्टिस 6 महीने में डिस्पोजल हो, अपील सुप्रीम कोर्ट में हो लेकिन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। इसका जो प्रिंसिपल हेडक्वार्टर मान सकते हैं वो नई दिल्ली में है और इसके जो रीजनल ऑफिस हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। तो एनजीटी पर ये आपका चर्चा समाप्त हुआ। धन्यवाद।